Good evening, students. My name is Gunjan. I am MBBS student at AIMS Nagpur. We were doing chapter number 3 of 12th class biology, that is human reproduction. उसकी NCERT एग्जाम्पलर के हमने वेरी शॉर्ट MCQs कर लिए थे. So now let's start with short answer type questions. Then we will do today very long answer type questions. Okay. So let's see what is question number first of short answer type question. आप लेट स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे. Yes. So first question is asking a human female experiences two major changes, menarche and menopause, during her life. Mention the significance of both the events. सबसे पहले you should understand what is menarche and what is menopause. मिनार्क किसको बोलते हैं, मिनोपोज किसको बोलते हैं. सो मिनार्क इज बेसिकली द टर्म जब हम यूज करते हैं जब भी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंसेस आने उसको चालू होते हैं, मतलब ब्लीडिंग होना चालू होता है. तो उस एज में, जिस एज में ये चालू होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्क स्टेज. ठीक है. व्हेन इट स्टार्ट, तो स्टार्ट. ठीक है. और मिनोपोज कब बोलते हैं, मिनोपोज तब बोलते हैं जब मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है. मिनोपोज कब बोलेंगे, जब ये बंद हो जाता है. तो व्हेन इट स्टॉप्स, तो उस एज को हम बोलते हैं मिनोपोजल स्टेज. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ह्यूमन फीमेल एक्सपीरियंस करती है दोनों चेंजेस उसकी लाइफ में, तो इन दोनों इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं. जैसा कि मैंने बताया, एक स्टेज होती है जब ह्यूमन फीमेल में मिनार्क एंड मिनोपोज होता है. तो इमेज में आप देख सकते हैं 11 to 12 ईयर्स की जब एक बच्ची होती है तो ब्लीडिंग होनी चालू होती है. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होती है, तो वो मिनार्क स्टेज होती है. देन 12 to 50 ईयर्स के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को पूरा मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है वो पूरा. एंड जब 50 साल की हो जाती है तो मिनोपोज हो जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है. ठीक है. तो इनका डिफरेंस भी एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है. अगर इसके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया तो आप ये डिफरेंस लिख के आ सकते हैं कि मिनार्क के अंदर ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है. मिनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है ह्यूमन फीमेल्स में. एंड मिनोपोज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड होता है. ठीक है. एंड एंड होता है मेंस्ट्रुएशन का ह्यूमन फीमेल में, और मिनार्क होता है स्टार्ट. ये एज अगर पूछे तो मिनार्क की होती है 11 to 16 ईयर्स ऑफ एज, मिनोपोज की होती है 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज. एंड मिनार्क एक मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, एंड मिनोपोज मार्क करता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब बेसिकली मिनोपोज के बाद फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और मिनार्क से पहले भी फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है. जो सबसे अच्छा रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो मिनार्क एंड मिनोपोज के बीच में ही रहता है. मिनार्क जब होता है तो एलिवेशन होता है ईस्ट्रोजन का. ठीक है. एलिवेशन ऑफ ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं. जब मिनोपोज होता है तो डिक्लाइन होता है ईस्ट्रोजन के लेवल्स का. एंड सिम्टम्स सच एज इरिटेबिलिटी, मूडीनेस, एक्ने, इरेगुलरिटी इन पीरियड, ये सब जब मिनार्क होते हैं. तो आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी स्टेज आती है एक गर्ल की, तो उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने होने चालू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन होता है. तो ये सारे फीचर्स होते हैं. मिनोपोज के अंदर ब्लोटिंग होना लग जाता है, नींद कम आने लग जाती है, वेट गेन होने लग जाता है, हेयर लॉस होता है, स्किन ड्राइनेस होता है, और जोड़ों में दर्द भी होता है. मतलब हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है. तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं मिनोपोज में होते हैं. तो आपको पहले तो डिफरेंस क्लियर हो गया मिनार्क एंड मिनोपोज का. अब हम बता सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो जैसा आपने डिफरेंस में देखा, इसका यही सिग्निफिकेंस है कि मिनार्क तो एक बिगिनिंग है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, और ये मार्क करती है अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब अब फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनार्क. मेनोपोज का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये एंड स्टेज है वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज को मार्क करता है. तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपोज. ओके. नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वो पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्स्ट क्लीवेज डिविजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। उसमें बस प्लेस पूछी गई है कि कहाँ पे होता है। तो वन बाय वन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने सारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। तो डायग्राम में दिया हुआ है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है, उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है जो डिप्लॉयड ही होता है, दैट इज डिप्लॉयड ओनली। ओके, उसके अंदर मियोसिस वन होगा। मियोसिस वन होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, और ये बनेंगे दो, और इनका जो डिप्लॉयडी होगा वो होगा एन, हैप्लॉइड होगा। फिर मियोसिस टू होगा और 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो 4 स्पर्मेटिड्स हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो क्वेश्चन में पूछा था कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे फ्रॉम 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स के साथ अब स्पर्मेटिड मैच्योर हुए और उन्होंने 4 स्पर्म सेल्स बनाई। स्पर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जोआ। ठीक है, ZOA, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं इनको। तो देखिए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपके 4 स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगा, अगर 2 से 4 बन रहे हैं, सिंपल मैथ है, तो 1 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो आंसर वुड बी 2। ठीक है, ये चीज आपको लैंग्वेज में लिखनी है और मेंशन करनी है, कुछ नहीं है। तो यू कैन मेंशन इन योर लैंग्वेज। ठीक है, कैसे मेंशन करोगे, 2 आंसर आ तो गया है, आप ऐसे लिख के आ सकते हो कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं फ्रॉम 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कैसे। यहाँ पे 2 से 4 हो रहे हैं तो 1 से 2 होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड का बी, वेयर डज द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको कल बताया था कहाँ पे होता है, तो आप ही बताइए कहाँ पढ़ा था हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कौन सा था जहाँ पे डिवीजन हो रहा था। और एक हिंट मैं आपको दूं तो ये है कि जहां पे फर्स्ट डिवीजन हो रहा था वहीं पे फर्टिलाइजेशन भी टेक प्लेस कर सकता है। तो कौन सा पार्ट था, या वेरी गुड, दैट वाज फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे था, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। यस, तो ये फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, ये फिम्ब्रे होते हैं, यहाँ पे ओवरी है एंड ये इसका एम्पुला होता है, ये इस्थमस होता है। तो इसका जो जंक्शन होता है यहाँ पे पहला फर्स्ट क्लीवेज होता है। तो डायग्राम में देख लिया है हमने, यहाँ पे पॉइंट्स में भी ये चीज मेंशन की थी एंड पढ़ी थी। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब इज द आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा भी था, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस and it is a site of first zygote cleavage division, ampullary isthmic junction. If you can't see, I can highlight ampullary isthmic junction is the site of first zygote cleavage division. ये हमने कल पढ़ा था, वेरी शॉर्ट में भी आया था ये। तो वही चीज आपको शॉर्ट आंसर में दोबारा पूछी गई है and you have to write that only. So what would be your answer? Your answer is cleavage का मतलब पहले समझा देना क्या होता है। cleavage का मतलब होता है repeated mitotic division that occurs in the zygote resulting in the increased number of cells. तो फर्स्ट क्लीवेज होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में आप स्पेसिफिक लिख के आना, क्या लिख के आओगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आपको लिख के आना है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ओके, नीचे मैं लिख रही हूँ इस्थमिक, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, जंक्शन। तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में पार्ट है जहां पे होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, corpus luteum in pregnancy has a long life. However, if fertilization does not take place, it remains active only for 10 to 12 days. Explain. What is corpus luteum बेटा? corpus luteum क्या होता है?
जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है तो वो ग्राफिन फॉलिकल से होता है। ग्राफिन फॉलिकल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं? प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन योर टर्शियरी फॉलिकल। ओके, तो दिस इज योर टर्शियरी फॉलिकल एंड देन इट फॉर्म्स ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ से आपका निकल जाता है ओवम, ये निकल गया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ओवम निकलने के बाद, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम की एक लंबी लाइफ होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओनली 10 to 12 डेज तक ही रहता है, उसके बाद ये डिजेनरेट कर जाता है। ओनली 10 to 12 डेज। तो इसका रीजन पूछा है, तो आपको अभी तक चैप्टर पढ़ के इतना तो समझ आ गया होगा कि हर चीज यहाँ पे हार्मोन के ऊपर नीचे होने से हो रही है। हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है तो चेंजेस बॉडी में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सा आंसर इसका यही होगा कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है वाइट बॉडी में, क्योंकि एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जिससे हमारी बॉडी में यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, यूट्रस में ये आपका जाइगोट जाके इम्प्लांट होगा, और ये जो लेयर होती है जिसपे जाके जाइगोट इम्प्लांट होता है, ये पूरी की पूरी एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। अंदर की मस्कुलर लेयर होती है। एंडो मतलब अंदर, मेट्रियम मतलब मस्कुलर लेयर। तो यहाँ पे जाइगोट जाके इम्प्लांट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का वो रोल यही होता है कि वो उस लेयर को मेंटेन रखे बाय कंटिन्यूअसली सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो जब इसकी जरूरत ही नहीं है इस लेयर की, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, जाइगोट को इम्प्लांटेशन करना ही नहीं है क्योंकि कोई जाइगोट बना ही नहीं है, तो ये अपने आप डिजेनरेट हो जाता है व्हाइट बॉडी में, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है एंडोमेट्रियम का, क्योंकि ये डिजेनरेट होता है, और इसलिए हमें ब्लीडिंग होती है मेंसेस में। याद रखना, जब भी हमारे जो भी मेंसेस होते हैं ना, जो हमारी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, विमेन में जो होती है ब्लीडिंग, वो एग नहीं होता है जो ब्लीडिंग में निकलता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो शेड ऑफ करती है। और वो क्यों करेगी? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता ही नहीं है, तो इंटैक्ट नहीं रहती है और शेड कर जाती है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। ओके, दैट इज द कोर रीजन। सो या, तो आप जब भी ये क्वेश्चन आया शॉर्ट में, तो सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम का डेफिनेशन लिख के आना। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डेफिनेशन क्या होगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte, तो रिमेनिंग सेल का जो मास है वो उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये डेफिनेशन लिख के आना। उसके बाद आप एक्सप्लेन करना नेक्स्ट, क्योंकि ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको सब एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन करना फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और फिर एक्सप्लेन करना जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपको यही लिख के आना है कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करता है एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, जिससे एंडोमेट्रियम वॉल इंटैक्ट रहेगी इम्प्लांटेशन के लिए। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी, इसलिए प्रेगनेंसी में वो डिजेनरेट नहीं करता और मेंटेन रख रहता है, क्योंकि उसकी जरूरत है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एब्सेंस होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है व्हाइट बॉडी में, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम चाहिए ही नहीं। तो दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू menstruation मतलब bleeding. Now question number 4. Question number 4 है कि what is fetal ejection reflex? ठीक है, what is fetal ejection reflex? ये पूछा है यहाँ पे। क्या होता है fetal ejection reflex? What is fetal ejection reflex? 1 second. क्या एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू पार्ट्यूरेशन। तो इसमें दो चीज पूछी है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है वो बताइए, और कैसे ये पार्ट्यूरेशन को लीड करता है वो बताइए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और पार्ट्यूरेशन क्या होता है। पार्ट्यूरेशन होता है आपके जो भी फीटस है उसका आपकी मदर बॉडी से बाहर निकलना, मतलब डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ठीक है, बेसिकली डिलीवरी इज पार्ट्यूरेशन। जो डिलीवरी ऑफ बेबी है ना, दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। तो क्वेश्चन में पूछा कि एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम की चीज होती है, डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब क्वेश्चन में पूछा एक फीटल
इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, तो पहले तो एक्सप्लेन करो कि ये क्या होता है और फिर बताओ कि ये पार्ट्यूरेशन में कैसे हेल्प करता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक सिग्नल है जो कंप्लीटली डेवलप फीटस अपनी मदर को देता है, ठीक है। कंप्लीटली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलके मदर को देते हैं, जिससे माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब होता है तो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करती है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इनसे फिर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना तो और स्पैजम्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ऑक्सीटोसिन इन लीड्स टू स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होती है until a stronger contraction leads to expulsion of the baby through the birth canal और पार्टुरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक सिग्नल है जो फीटस, बच्चा और प्लेसेंटा दोनों मिलके मदर को दे रहे हैं कि मदर आप अपने यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स है जो बच्चा और प्लेसेंटा मिलके मदर को देते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। माइल्ड का मतलब थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ज्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं होती है। लेकिन जब ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करा देती हैं, और ऑक्सीटोसिन से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से फिर डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, मतलब पार्ट्यूरेशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको मेंशन करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, except endocrine function, what are the other function of placenta? एंडोक्राइन फंक्शन के अलावा और क्या फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के, वो बताना है। ओके, तो प्लेसेंटा सबसे पहले डिफाइन करो, प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। देखो वैसे हमें लेमन में तो सब पता है कि देखिए ये आपका यूट्रस है, इसमें बेबी है, बेबी के आसपास जो है वो प्लेसेंटा है जो बेबी को कंटिन्यूअसली ब्लड और फूड सप्लाई करता रहता है, ठीक है। लेकिन हमें ना डेफिनेशन में पूरा साइंटिफिक वे में लिखना होता है। तो वो साइंटिफिक वे ऐसे मेंशन करना होता है कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड फीटस। फीटस बच्चा और यूट्राइन वॉल मतलब मदर, इसके बीच में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कनेक्शन है उसका नाम ही प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करता है, तो प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बाय सिक्रीटिंग हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि एनी टिश्यू, ठीक है, एनी टिश्यू which secrete hormone is called endocrine gland. Okay, that is called secrete hormone, इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्लेसेंटा इसकी तरह एक्ट इसलिए करता है क्योंकि प्लेसेंटा क्या क्या सिक्रीट करता है, एचसीजी सिक्रीट करता है, एचपीएल सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रोफिन सिक्रीट करेगा, है ना। इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ये सब तो हमें पता है, इसके अलावा और क्या फंक्शन होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रिएंट, फूड सप्लाई बॉडी मतलब बच्चे को न्यूट्रिएंट सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब कराता है, तो वो सब आपको लिख लेना है। तो फर्स्ट तो ये न्यूट्रिएंट पास होते हैं फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, फर्स्ट तो यही लिख के आओगे। दूसरा, बच्चा जो भी एक्सक्रीट करेगा ना, बच्चा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा बच्चे का, वो पास कहाँ से करेगा, वो भी फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड में जाएगा, और बीच में कनेक्शन क्या होगा, प्लेसेंटा कनेक्शन रहेगा। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि 1 सेकेंड, हाँ, थर्ड क्या है, इट एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर एंड अलाउ द एंट्री ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टेन डिजीज लाइक मीजल्स, डिप्थीरिया, ये जो सारी जो डिजीज है ना, इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज चाहिए बॉडी में बच्चे को, वो बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज लाने का जो पासवे है ना,
वो भी क्या है, प्लेसेंटा है। तो इट्स एन अल्ट्रा फिल्टर एंड अलाउ द एंट्री ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, वो भी यहीं तक आती है। तो जो प्रोटेक्शन इम्यूनिटी है बच्चे की, वो बच्चे का न्यूट्रिशन और बच्चे का एक्सक्रीशन, तीनों काम जो करेगा, क्या क्या, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और इम्यूनिटी, तीन काम। इसको आप NEI से याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों काम प्लेसेंटा करेंगे एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन, मतलब हार्मोन के अलावा ये सब काम भी प्लेसेंटा करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डॉक्टर्स रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ? क्यों डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ में? तो इसका आंसर तो आप सबको अपने आप ही पता होना चाहिए। सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट स्टेज कितने से कितने के बीच में होती है? इन्फेंट स्टेज जो है वो आपकी इनिशियल ईयर्स ऑफ बर्थ जो है, मतलब आप अभी पैदा हुए तो आपका 0 से लेके कितने तक, 2 साल तक, 2 इयर्स तक, उसको हम इन्फेंट स्टेज बोलते हैं, 2 इयर्स, ठीक है। तो इन्फेंट के अंदर बहुत सारे डिजीज होने के चांस हैं, इसको बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। तो इसको क्या चाहिए, इस डिजीज को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए इन्फेंट को चाहिए इम्यूनिटी, ठीक है। क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। अब इम्यूनिटी जो आएगी बच्चे के अंदर, वो कैसे आएगी? एंटीबॉडीज की हेल्प से आएगी, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगी? हम क्या दवाई देंगे एंटीबॉडीज की? नहीं, हम मदर का मिल्क जो बनता है ना मदर के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें हैं जो बच्चे को स्ट्रांग बनाएगा। तो मदर मिल्क, इट हैज एवरीथिंग, एंटीबॉडीज भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, पानी भी है, सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सब इसके अंदर है, तो ये बच्चे को देंगे, ठीक है। तो बेसिक सा आंसर है कि डॉक्टर रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड बिकॉज फॉर अ फ्यू डेज ड्यूरिंग स्टार्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय कोलोस्ट्रम। पहले जो स्टार्ट होता है मिल्क जो मदर प्रोड्यूस करती है उसका नाम होता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मिल्क का ही नाम है जो मदर इनिशियल डेज में प्रोड्यूस करती है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है फुल ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए एक ही आंसर है इसका, ये आप लिख के आ जाना, एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्शन एंड इंक्रीजिंग इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेबी। Now, question number 7. What are the events that take place in the ovary and uterus during follicular phase of menstrual cycle? Follicular phase of menstrual cycle है, तो उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। और कौन कौन से फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ल्यूटियल फेज। डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए जो डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में 0 से लेके 14 डेज जो है, इसके बीच में जो फेज है ना, ये पूरा का पूरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज। और 14 से लेके आपके 28 डेज तक जो फेज है वो होता है ल्यूटियल फेज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो फॉलिकुलर फेज है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो सब मेंशन करना है। तो इवेंट्स चाहे हार्मोन का ऊपर नीचे होना वो भी मेंशन करना है, ठीक है। आपकी यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी मेंशन करना है, और आपके फॉलिकल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी मेंशन करना है। इवेंट्स मतलब सारे इवेंट्स, तो वो सब एक पॉइंट वाइज मैंने लिख रखे हैं। तो अच्छा पढ़ते हैं अभी क्या क्या इवेंट्स हैं। तो पहले से चालू करते हैं। पहला इवेंट क्या मेंशन किया है? दूसरे कलर का पेन लेते हैं, बोर हो गया रेड कलर से। कौन से कलर के पेन से पढ़ाओगे? पर्पल कलर, ठीक है। देखिए, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है। क्या क्या होता है फॉलिकुलर फेज में? तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। पहला स्टेप तो यही होता है इस फेज में कि सबसे पहले ये ओवोनिया होते हैं, उससे oocyte बनता है, oocyte फिर डिवाइड करके फॉलिकल में बनाता है। तो पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल,
फिर बनेगा आपका टर्शरी, टर्शरी फॉलिकल बनाएगा ग्राफिन फॉलिकल। तो ये सारी स्टेज आती है आपके फॉलिकुलर फेज में। तो ये सारा जो स्टेप है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनता है, तो वो सारे स्टेप्स। सेकेंड, सिक्रीशन होता है ईस्ट्रोजन का। इस फेज में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ना बढ़ जाता है बेटा, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में, याद रखना। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तभी ये सारा डेवलपमेंट होगा। थर्ड, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस की होती है वो रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। अभी अभी क्या हुआ था ना, ब्लीडिंग हुई, मेंसेस हुए, तो पूरी एंडोमेट्रियम शेड कर गई, ब्लड से बाहर निकल गई। तो जैसे ही मेंसेस खत्म होते हैं वैसे ही फॉलिकुलर फेज चालू हो जाता है। तो इस फेज में जो अभी एंडोमेट्रियम की लेयर टूट के शेड होके ब्लड के थ्रू ब्लीडिंग में बाहर निकली है ना बॉडी से, तो पूरी एंडोमेट्रियम लेयर ना वापस रीजनरेट होने लग जाती है, वापस वॉल पे आने लग जाती है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि रीजनरेशन होता है थ्रू प्रोलिफरेशन। एंड लास्ट पॉइंट है कि शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, लाइनिंग स्टार्ट टेकिंग प्लेस। ये भी जो शेडिंग होती है ये स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल पार्ट जो है फेस का उसमें होगी, उसके बाद रीजनरेशन होगा। तो दोनों पॉइंट लिखना, शेडिंग भी होती है और रीजनरेशन दोनों चीज होती है इस फेज में। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, ठीक है। एक हार्मोन का पॉइंट हो गया, एक ग्राफिन फॉलिकल का पॉइंट हो गया और एक यूट्राइन लेयर का पॉइंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और पूछा है कि ये जो स्पेसेस दिए हैं ना, इनमें कौन से हार्मोन आएंगे, कौन से हार्मोन यूजफुल होते हैं, एंड इन हार्मोन का क्या फंक्शन है वो आप खुद से बता देना, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ स्पेसेस का आंसर नहीं देना होता फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें सब एक्सप्लेन भी करना होता है। ओके, सो बताओ, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल से आपका ओवा बना, ओवा से आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो बीच में क्या क्या आए हैं स्टेजेस वो देखना है। तो प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्राफिन फॉलिकल बना तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, ग्राफिन फॉलिकल से जब ओवा बना तो कौन सा था, एंड कॉर्पस, जब ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम बना, ग्राफिन फॉलिकल से ओवा का बनना का मतलब ये है कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है, ग्राफिन फॉलिकल से ओवा निकल गया है, और जो बचा हुआ मास बचा है, वो बचा हुआ मास जो इसका बचा है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो कौन सा हार्मोन काम आता है, आप ही बताओ सोच के, एलएच काम आता है ना, एलएच सर्च कोजेस ओव्यूलेशन, पढ़ा था हमने। और प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल फॉलिकुलर फेज में बनता है ना, और फॉलिकुलर फेज में जो डेवलपमेंट होता है ये फॉलिकल्स का, वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है एफएसएच की हेल्प से। एफएसएच भी रहता है एंड एलएच रहता है, दोनों रहते हैं, ठीक है। और ग्राफिन फॉलिकल से एलएच सर्ज होने पे ओवा निकल जाता है, और बचा हुआ जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेंटेनेंस होता है वो कौन करता है, वो भी एलएच ही करेगा ना मेंटेनेंस, और कौन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस में प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स, मेंटेनेंस तो एलएच करेगा। तो ए बी सी तो आपको समझ आ गए होंगे कि ए है एफएसएच एंड एलएच, बी है एलएच एंड सी है एलएच, ठीक है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज में, जो चीज मैंने आपको बोली है। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएच पढ़ेंगे कि anterior pituitary plays a major role in the development of primary follicles into graphene follicles. और anterior pituitary क्या secrete करती है, it secretes FSH and LH. तो in the follicular phase primary follicle grow and become graphene follicle, तो ये changes induce होता है by LH luteinizing hormone and follicle stimulating hormones. तो इसलिए फाइनल आंसर हुआ LH and FSH। फिर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवा जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ओव्यूलेशन तो इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल्स। तो इसमें एलएच एंड एफएसएच attains a peak level in the middle of the menstrual cycle around 14th day. तो rapid secretion of LH leads to LH surge. LH surge की बात होगी हर जगह, तो इसमें फाइनल आंसर ओव्यूलेशन में आएगा आपका, क्या आएगा, LH, ठीक है। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम तो जब रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte का,
तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ओनली कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो येलो कलर का बॉडी होता है, एंड ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, इट रिलीजेस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस तो एलएच का ही रहेगा, तो इसमें भी फाइनल आंसर फिल इन द ब्लैंक में होगा आपका एलएच। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है गिव अ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट oogenesis विदाउट डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें सीधे सीधे बोला है कुछ डिस्क्राइब मत करो, बस एक डायग्राम बना दो। उस डायग्राम से अच्छे से समझ आना चाहिए कि oogenesis हो रहा है। तो देखिए मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है इस क्वेश्चन में, बस डायग्राम बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से विदाउट डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, बस डायग्राम बना के समझाना है। पर डायग्राम इतना नीट और अच्छा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि सब समझ आना चाहिए डायग्राम देखते ही। ठीक है, तो डायग्राम देखिए क्या क्या दिया है। डायग्राम में सबसे पहले चालू करें हम अपने ओगोनिया से। तो दिस इज योर फीटल लाइफ जो हम पढ़ेंगे। देखो 3 लाइफ में डिवाइड, आपके बहुत सारी लाइफ होती है एक फीमेल के अंदर। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे 5 लाइफ में। तो पहली होगी फीटल लाइफ, जब फीमेल एक मदर के बॉडी के अंदर ही है, उसकी अभी वूम में ही है, फीमेल बाहर आई ही नहीं है, दुनिया में उसने जन्म ही नहीं लिया है, वो लाइफ होती है फीटल लाइफ। उसमें भी आपका oogenesis तभी से चालू हो जाता है, जो oogenesis की प्रोसेस होती है। फिर बर्थ होगा, फिर चाइल्डहुड होगा, फिर होगी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में होता है क्या, मिनार्क, पढ़ा था हमने, याद आया, मिनार्क पहला क्वेश्चन ही था। उसके बाद एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है जो पूरा मेंस्ट्रुएशन लाइफ होती है, और लास्ट में आपका एल्डरली होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिखा नहीं है। एल्डरली में आपका क्या होगा, मेनोपॉज होगा, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है oogenesis में, क्योंकि तब तक तो oogenesis हो चुका होता है। oogenesis रुक जाता है एल्डरली में आके, इट स्टॉप्स हियर, oogenesis स्टॉप्स हियर। ओके, सब रुक जाता है वहां पे। तो oogenesis का यही मतलब है कि oogonia से लेके हम पहुंचेंगे कहां तक, ओवम तक पहुंचेंगे, ओवम को बाहर निकालेंगे, तो दैट इज oogenesis। तो क्रोमोसोम देखते चलना कितने कितने हैं। सबसे पहले स्टार्ट मैंने जैसे बोला oogonia से हुआ, तो oocyte आया, प्राइमरी oocyte आया। प्राइमरी oocyte तक बन जाएगा जब बॉडी के अंदर ही है फीमेल, मतलब फीटल लाइफ में ही, अभी वो मदर के वूम के अंदर ही है, तो प्राइमरी oocyte तक पहुंच जाएगा तब तक। क्रोमोसोम नंबर 46 मतलब डिप्लॉइड ही स्टेज है। ये हुआ माइटोसिस डिफरेंशिएशन, oogonia से प्राइमरी oocyte। अब होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये कब होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपका होता जाएगा और प्यूबर्टी में जाके होगा। यहाँ पे रुक जाएगा, सिजेशन हो जाएगा। ठीक है, रुक गया है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा आपका, नहीं, रुकिए, एक एरर हुआ यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझना है इस चीज को। हाँ, देखिए जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ना बेटा आपका, ये आपका बर्थ से लेके चाइल्डहुड पूरा होता जाएगा, मतलब थ्रू आउट दिस स्टेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता जाएगा, और सेकेंडरी oocyte बनते जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही बच्ची प्यूबर्टी अटेन करेगी, प्यूबर्टी अटेन करते ही सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा ना, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन रहेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्यूबर्टी तक हो चुका है, बर्थ से लेके चाइल्डहुड सब हो चुका है, प्यूबर्टी तक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया है, सेकेंडरी oocytes बन चुके हैं। अब वो सस्टेन है, वो सीज हो गए हैं उस स्टेज में, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, उनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो ही नहीं रहा है। वो कब होगा, जब प्यूबर्टी होगी, जब प्यूबर्टी अटेन होगी तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो एक प्राइमरी oocyte से 2 सेल्स निकलेंगी। पहली सेल होगी फर्स्ट पॉलर बॉडी, जो किसी काम की नहीं होगी। सेकेंड सेल होगी आपकी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये बन चुकी है। अब सेकेंडरी oocyte के 2 डिवीजन होंगे तो बनेगा, पहला सेल होगा सेकेंड पॉलर बॉडी, जो किसी काम की नहीं होगी। सेकेंड सेल होगा ओवम, जो रिलीज होगा। तो ये oogonia से ओवम तक का सफर ऐसा रहता है। ठीक है, डिप्लॉइडी क्या होती है, पहले प्लॉइडी नंबर्स क्या होता है, पहले तो सारे 46 ही होते हैं oocyte, फिर जाके जब सेकेंडरी oocyte बनता है वो होता है मोनोप्लॉइड, 23 क्रोमोसोम नंबर होंगे। ओवम का भी मोनोप्लॉइड होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 9th।
ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है कि, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है व्हाट आर द चेंजेस इन द oogonia ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ अ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफिन फॉलिकल। oogonia में क्या चेंजेस होते हैं जब एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपका ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। क्वेश्चन में वैसे बोला है प्राइमरी से, मतलब यहां से जब आपका ये बनेगा ग्राफिन फॉलिकल, क्या है, ओव्यूलेटिंग फॉलिकल है, ये बनेगा। तो जो oogonia है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, मतलब ये जो सेल्स सारी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें मेंशन करना है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस होंगे, फिर उसी को हम वर्ड्स में बना के लिख देंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अंदर की जो पूरी सेल है वो तो ऊ साइट ही है। ये ऊ साइट का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर ये वाली जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा लेयर होती है, और इसके बाहर की जो लेयर होती है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है, जिसको हम कोरोना रेडिएटा भी बोलते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है, आपको ये सेल्स दिख रही होंगी ब्लू कलर की यहाँ पे बनी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो आपकी जो ऊ साइट है उसके अंदर क्या होगा ना, ये सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होना चालू होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, और जोना पैलुसिडा भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। और ग्रैन्युलोसा सेल का पहला वन लेयर था, ओनली वन लेयर, अभी एक और लेयर बनेगा, बनने चालू होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। फिर जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा ना, तो एक एंट्रम में डिवाइड हो जाएगा, ये थिका सेल्स आ जाएंगी। जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी और थिका सेल्स बना लेंगी, ठीक है। और बाहर की तरफ जो है ना वो कॉर्टेक्स बन जाएगा ये। और अंदर की तरफ जो सेल आप इसका साइटोप्लाज्म था, मतलब ऊ साइड का न्यूक्लियस, और ये जो पूरा है ना ये एंट्रम कहलाएगा। और ये तो बीच की वही लेयर है जिसका नाम था जोना पैलुसिडा। एंड लास्ट जो ग्राफिन फॉलिकल स्टेज होगा वहां से ओवम निकलने वाला होगा, ठीक है। ओवम निकलने वाला होगा तो ये एकदम कोने पे आ जाएगी वो साइट जो अंदर की सेल है। ग्रैन्युलोसा सेल्स इसके आसपास रहेगी, इसके साथ जाएगी। और ये रप्चर्ड फॉलिकल होगा, मतलब फॉलिकल के एक तरफ से कॉर्टेक्स को चीरते हुए ये फॉलिकल निकले, ये ओवम निकलेगा। ओवम निकलेगा तो दैट इज कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल और ओव्यूलेटिंग फॉलिकल। और ओवम किसके साथ निकलेगा, ओवम के आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स इंटैक्ट रहेंगी, ऐसे ओवम रिलीज होगा। तो ये आपको मैंने डायग्राम से समझाया है, इसी को आपको लैंग्वेज में लिख के आना है कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो देख लेते हैं अभी क्या लिखा है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइड होती है रिपीटेडली, ठीक है, और बनाती हैं डिप्लॉयड यूगोनिया, और ये यूगोनिया ग्रो करके बनाते हैं प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes के आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स रहती हैं जो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करती हैं। फिर ये सराउंड होती हैं ग्रैन्युलर सेल से, ग्रैन्युलोसा के बाद ग्रैन्युलर होता है, ग्रैन्युलर सेल सेकेंडरी बनाएंगी, और ये सेकेंडरी कन्वर्ट होता है बाय एडिंग मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, जिसमें थिका सेल्स आ जाती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle undergoes meiotic division to form a secondary oocyte and a haploid polar body. This tertiary follicle then matures into a graphene follicle, which in turn ruptures to release a secondary oocyte or ovum. तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज है जो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका जो पहला फर्स्ट ही जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है व्हाट रोल डू पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स प्ले ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेटरी फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सप्लेन द शिफ्ट्स इन स्टेरॉइडल सिक्रीशंस। तो इसमें पूछा है कि पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन का क्या रोल रहता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेटरी फेज। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी फेजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन का क्या रोल होता है। क्या होता है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन? क्या होते हैं पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन? FSH एंड LH। FSH एंड LH, इनका रोल पूछा है और इनका शिफ्ट पूछा है, कब ये ऊपर जा रहे हैं कब ये नीचे जा रहे हैं, वो सब डायग्राम से बना देना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। गलती हुई ना तो फिर बहुत बुरी बात होगी, इसलिए ढंग से समझ लीजिए अभी। तो
ऐसा है कि जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से, वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, फिर एफएसएच एंड एलएच रिलीज होता है और ये एफएसएच एंड एलएच ओवरीज पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज पे कैसे एक्ट करेगा, ओव्यूलेटरी फेज पे कैसे एक्ट करेगा, वो समझते हैं। ये समझ आ गया ना, ये हाइपोथैलेमस है, ये ये जेनेरा सिक्रीट कर रहे हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब है, इस पे जाके इम्पैक्ट, मतलब इसको कंट्रोल करेगा और रिलीज करवाएगा एफएसएच फिर ये ओवरी पे एक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा डायग्राम एक बना देना। उसके बाद रोल इसका क्या है, अब जैसे ये सिक्रीट हुआ, ये ओवरी पे जाके एक्ट कर रहा है। ओवरी पे जाके क्या एक्ट कर रहा है, एक तो जो एलएच है, वो एफएसएच जो है वो पूरा का पूरा आपका ये पूरा फॉलिकल बनवाएगा, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल। और एलएच क्या है, ओव्यूलेशन कराएगा, मतलब फॉलिकल को रप्चर करके ओवम को बाहर निकाल देगा, तो वो ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। मेन यही दो फंक्शंस हैं इसके। तो इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है कि द फॉलिकल इन द ओवरी अंडरगोज डेवलपमेंट फ्रॉम primary to graphene under the influence of FSH. तो that is the follicular stage. ठीक है, FSH reaches its peak in the mid cycle. ये देखो इस क्वेश्चन में ये भी लिखना है, शिफ्ट्स भी लिखना है, तो शिफ्ट्स देख लीजिए। ये अपना पीक पे जाता है मिड साइकिल में। FSH स्टिमुलेट करता है ओवरिन फॉलिकल को टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन। अब ये क्या करेगा ना, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कर, एफएसएच बोलेगा। ठीक है, तो ये रोल है एफएसएच के। एलएच के क्या रोल है, एलएच भी मिड साइकिल में ही पीक का अटेंड करता है और ये क्या कराता है, ये ओव्यूलेशन कराता है। ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो रप्चर कराएगा, रप्चर कराएगा ग्राफिन फॉलिकल का और रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज meiotic division occurs, meiotic division during oogenesis is different from that in spermatogenesis, explain how and why। तो meiotic divisions की बात की गई है, तो दो साइकिल होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, एक oogenesis होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का बनना। ठीक है, अब इसमें भी मियोसिस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों होते हैं। और जो आपके फीमेल होती है उसमें ओवम के बनने को बोलते हैं हम oogenesis। उसमें भी मियोसिस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब दोनों की मियोसिस में क्या डिफरेंट है देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखा दिया है। ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम है। ठीक है, oogenesis का भी देख लीजिए, ये आपके oogenesis का डायग्राम है। ओगोनियम से क्या बन रहा है, प्राइमरी पॉलर बॉडी, सेकेंडरी पॉलर बॉडीज सब बन रहे हैं ना। ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte दो में डिवाइड हुआ, एक सेकेंडरी oocyte और एक प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी में दो डिविजन हुए, सेकेंडरी पोलर बॉडी बना। सेकेंडरी oocyte में दो डिविजन हुए, एक बना सेकेंडरी oocyte से क्या, फॉलिकल बना ना, ओवम, ओवम बना एक। और दूसरा क्या बना, दूसरा बना, क्या बना, टर्शरी पॉलर बॉडी बना, टर्शरी पॉलर बॉडी, सेकेंडरी पॉलर बॉडी, सॉरी सेकेंडरी पॉलर बॉडी बना। तो लास्ट में 3 सेकेंडरी पॉलर बॉडी बने हैं। ठीक है, 3 पॉलर बॉडीज एंड 1 ओवम। तो ये आपका है oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस तो बहुत ही सीधा सीधा है, सब सेम बन रहा है। इसमें प्राइमरी से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड्स 4 स्पर्म सेल्स बना रही है, सब सेम है। तो यही मेजर डिफरेंस है, तो इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का लिखते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, मियोसिस 2 होगा, फिर 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, फिर वो स्पर्म्स बना लेंगे। ठीक है, तो मेल के अंदर हम लिखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड के बाद ही होता है। फीमेल में रुक रुक के होगा,
पहले फीटल स्टेज में होगा, फिर प्यूबर्टी में होगा, तो रुक रुक के हुआ है, सिजेशन हो गया है बीच में, एक साथ नहीं हुआ है, तो इट्स नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है ये, नॉन कंटिन्यूअस है। दूसरा, इसके अंदर म्योसिस 1 होता है और प्रोफेज 1 में फिर वो अरेस्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte बनाने के बाद। प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी अटेन होने पे फर्स्ट म्योटिक डिविजन करती है और फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte begins meiosis 2 and it's arrested in the metaphase meiosis 2. It's ovulated in this stage and during the time of fertilization it completes meiosis forming ooted and second polar body. The ooted changes into ovum. So that is the main difference that you will write in your question number second. Now question number third is asking the zygote passes through several developmental stages till implantation. Describe each stage briefly with suitable diagrams. जाइगोट पास करता है थ्रू सेवरल डेवलपमेंटल स्टेजेस टिल इम्प्लांटेशन, तो हर स्टेज को डिस्क्राइब करना है एक डायग्राम के साथ। डायग्राम बनाते जाओ, स्टेज को डिस्क्राइब करते जाओ, वेरी सिंपल, ठीक है। तो डायग्राम देखिए दे रखा है, बना रखा है, तो आई होप डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। पहला स्टेज, फिर दैट इज ओवम ओनली, एग सेल, ये स्पर्म्स आए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट चार, एक जाइगोट में डिविजन हुआ, 4 सेल्स बनी, ठीक है, इसको मोरुला बोल दिया, 4 सेल्स, 4 सेल्स में और डिविजन हुआ और मोरुला बोल दिया, 4 ब्लास्टोमियर्स बने, ब्लास्टोमियर्स और डिवाइड करते गए और ब्लास्टोसिस्ट बनाए। तो ये सारे डायग्राम है, इन्हीं को आपको करना है एक्सप्लेन, ठीक है, ओके। सो फिगर आपने बना दिया, अब ए बी सी डी ई एफ जी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो in the figure A shows the zygote formation after the fusion of male and female gametes and B shows the entrance of the zygote to the isthmus, ठीक है। फिगर A के अंदर zygote formation after the fusion of male and female gametes and B shows the entrance of zygote to the isthmus. A और B आपने देख लिया होगा, ओके। उसके बाद क्लीवेज स्टेज, क्लीवेज स्टेज आपका सी से चालू हुआ है, ये जो सी बन गया आपका, यहाँ पे क्लीवेज हुआ, 4 ब्लास्टोमियर्स बने, फिर और क्लीवेज हुआ, फिर मोरुला बना। तो ये ए है, एक के बाद ये बी है, बी सी डी सारी क्लीवेज वाली स्टेज है, ये यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से जो स्टेज चालू हो रही है ना आपकी, यहाँ से लेके सारी क्लीवेज वाली स्टेज है। यहाँ पे जाके फिर इम्प्लांटेशन वाली स्टेज है। इम्प्लांटेशन किस में होगा? ब्लास्टोसिस्ट, इस फॉर्म में इम्प्लांटेशन होगा। तो डायग्राम यही बना देना और फिर नीचे एक्सप्लेन कर देना। देखिए क्लीवेज स्टेज को एक्सप्लेन किया है। विद इन द isthmus ओनली zygote फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल, और इसमें 2 सेल स्टेज रहता है। अब ये जो है ये डिवाइड करेगा, तो क्लीवेज क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब से ही चालू हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से ही क्लीवेज चालू हो जाएगा। तो पहले 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, मोरुला बनेगा, फिर ये 16 बनाएंगे, ठीक है। फिर 16, 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 to 16 जो स्टेज, 8 to 16 सेल की जो स्टेज है वो मोरुला है, ठीक है। इन स्टेज को बोलते हैं मोरुला। दिस मोरुला डिवाइड्स कंटिन्यूअसली टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट एंड मूव्स इनटू द यूट्रस। तो द ट्रोफोब्लास्ट इज द लेयर अरेंज इन द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में। किसमें हेल्प करेगी? इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी ये लेयर, ओके। ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, वो आपको मेंशन करना होगा लेयर, बिकॉज दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्प्लांटेशन इन दी फंडिक पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर में ही करेगा। उसके बाद तो फिर नथिंग इज देयर। जो इम्प्लांटेशन होगा वो किस स्टेज में होगा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होगा। लिख दिया यहाँ पे, सर्कल कर दिया। तो दैट्स ऑल यू हैव टू राइट हियर। इम्प्लांटेशन की बात भी की है। इम्प्लांटेशन को बोला है कि एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, ओके। तो इम्प्लांटेशन, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला एंड फर्स्ट क्लीवेज, ये 4-5 पॉइंट्स आपको लिख के आना है। नाउ फोर्थ इज ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग।
एक डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखिए डायग्राम तो हमने बना दिया है, ये डायग्राम है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और पार्ट्स क्या क्या लिखे हैं, एक पार्ट ए लेबल करो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है ना, राइट। तो ए क्या हो गया आपका, ए हो गया ये, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। बी है साइटो फर्टिलाइजेशन। साइटो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। तो ये हो गया आपका साइटो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सी है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन विच इज यूट्रस। ये हो गया आपका साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो यूट्रस है। तो ये तो हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। और डी है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल होता है आपका वेजाइना और सर्विकल कैनाल। तो ये आपका हो गया डी। आई गेस आपको ये सब तो समझ आ गया। नाउ इनको हम डिफाइन करेंगे। तो वेजाइना से शुरू करते हैं। वेजाइना क्या है, वेजाइना एक मस्कुलर और इलास्टिक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है सर्विक्स को एक्सटर्नल बॉडी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल भी। बर्थ कैनाल जो डी था ना वो है ये। तो ये एक्सप्लेन कर देना, ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है, इट्स कॉल्ड बर्थ कैनाल क्योंकि एक्सपेंड होती है डिलीवरी के टाइम पे और चाइल्ड बर्थ कराती है। फिर वूम्ब है यूट्रस। यूट्रस क्या काम आता है, यूट्रस इम्प्लांटेशन के काम होता है, तो इसको बोलते हैं हम साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यूट्रस को हम वूम्ब भी बोलते हैं लेमन में। ये मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। इसकी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। देन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एफ। तो फैलोपियन ट्यूब पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स और फनल शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक्सटेंड करती है राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस, एज ऑफ द ओवरीज। मतलब ओवरीज को होल्ड करके पकड़े रहती हैं तो एज ऑफ द ओवरीज तक रहती हैं। एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देन ओवरीज आर दोज ऑर्गन, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट होगा, एग सेल्स बनेंगी यहाँ पे, जो ए था हमारा। Ovaries acts are the main female sex organ that produce the female gametes and various hormones. Now, last question. With a suitable diagram, describe the organization of mammary gland. This is kind of a difficult question. इसके आने के चांस इतने हैं नहीं, पर आया तो you have to write it very carefully. ठीक है, पहले एक डायग्राम बनाना होगा। देखो सारे क्वेश्चंस ना मेनली इसमें डायग्राम बेस्ड आ रहा है, तो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सूटेबल डायग्राम बनाओ जिसमें मेमोरी ग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन दिखे, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा है कि यहाँ पे आपकी चेस्ट वॉल है, ये आपकी रिब्स है, ओके, दीज आर द रिब्स। तो दीज आर द रिब्स एंड दिस इज योर चेस्ट वॉल। यहाँ पे आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है और इसके जस्ट ऊपर आपकी ब्रेस्ट होती है। तो ये आपका ब्रेस्ट टिश्यू है। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं डायग्राम में देख लीजिए। सबसे पहले बाहरी ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है निप्पल, ठीक है। और निप्पल से निकलती है आपकी मेजर डक्ट, यहाँ से आपकी निकलेगी मेजर डक्ट। मेजर डक्ट आगे जाके फूलेंगी और बनाएंगी, डिवाइड होंगी पार्ट्स में, ठीक है। छोटे छोटे लॉब्यूल्स बनेंगे तो उनको बोलेंगे ग्लैंड लॉब्यूल्स। तो इनको हम बोलते हैं ग्लैंड लॉब्यूल्स, ठीक है। और ये होती है मेजर डक्ट जो आगे जाके डिवाइड होकर लॉब्यूल्स बनाती है। और आसपास का जो टिश्यू होता है ना ब्रेस्ट में, ये जो टिश्यू है इसको बोलते हैं हम फैटी टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे नर्व एंड ब्लड ये सारा सप्लाई होता है। तो ये जो दिखाई है यहाँ पे, ये आपको वेन्स दिखाई है, मेमोरी वेन्स एंड ब्लड सप्लाई। तो दिस इज योर डायग्राम फॉर मेमोरी ग्लैंड जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपको इन्हीं डायग्राम को डिस्क्राइब करना है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो पार्ट वाइज डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड इज अ पेयर्ड ऑर्गन विच हैज एन अनडेवलप्ड डक्ट सिस्टम एंड एडिपोज टिश्यू। क्या होता है इसमें, डक्ट सिस्टम होता है, एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, फैट्स अवेलेबल है। And the secretion of the estrogen and progesterone increases when a woman gets pregnant and produces milk when a glandular tissue in the mammary glands. तो secretion of estrogen and progesterone बढ़ जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो when a woman gets pregnant, और विमेन प्रेग्नेंट होने में मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो मिल्क प्रोड्यूस करती है तब ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ता है। दिस इज द फंक्शन, दिस इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको ये पॉइंट
लिख के आना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हर चीज लिख के आनी है। दिस इज द फंक्शन वाला पॉइंट। आपको तो ऑर्गेनाइजेशन समझाना, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट तो हो गया ये। देन द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट फॉर्म मेमोरी लॉब्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई। यहाँ पे भी एल्वेलाई होती है लंग्स की तरह। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है हर ब्रेस्ट का, वो मेमोरी लॉब्स बनाती हैं और इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। एंड फोर्थ, ये एल्वेलाई सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग मिल्क दैट स्टोर्ड विद इन द कैविटीज ऑफ द एल्वेलाई। ये जो एल्वेलाई है ये मिल्क सिक्रीट करती है, उस वो मिल्क स्टोर होती है एल्वेलाई की कैविटी में और मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होकर डक्ट में ज्वाइन कर देती है। तो बेसिकली ये आपका एल्वेलाई है, इनके अंदर मिल्क होता है, ये जाके मिल्क को सिक्रीट करती है आपके, ये स्टोर करती है। एल्वेलाई के अंदर एक कैविटी है जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये मिल्क ये डक्ट में सिक्रीट कर देती है। ये आपकी डक्ट होती है, ठीक है। तो ये ऐसे डक्ट में मिल्क सिक्रीट होता है एल्वेलाई के थ्रू। देन मेमोरी एम्पुला इज फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेमोरी डक्ट्स। अगर बहुत सारी डक्ट्स को हम ज्वाइन कर दें, मेमोरी डक्ट्स को ज्वाइन कर दें, तो बनता है मेमोरी एम्पुला, MA, मेमोरी एम्पुला लिखा हुआ है इधर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मेमोरी एल्वेलाई एक्सप्लेन करना है, मेमोरी एम्पुला एक्सप्लेन करना है, आपको एडिपोज टिश्यू एंड डक्ट सिस्टम एक्सप्लेन करना है और आपको मिल्क प्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। वी आर डन विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होल मॉड्यूल ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। So in my next session we will start with chapter number 5. So thank you so much.